स्टार्ट। महोदय, आज के युग में बिना शिक्षा के कोई भी व्यक्ति अधूरा है, अतः प्रत्येक व्यक्ति का शिक्षित होना अनिवार्य है। यदि वर्तमान समय में हमारे देश का प्रत्येक व्यक्ति शिक्षित हो जाए तो इस देश में दूसरी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगी, जैसे जनसंख्या, बेरोजगारी, आतंकवाद, अनुशासनहीनता, अपराध आदि। चेंज। वर्तमान में जो शिक्षा प्रणाली चल रही है वह अंग्रेज़ों के ज़माने से चली आ रही है। उसमें अभी तक विशेष सुधार नहीं किए गए हैं। यह शिक्षा पद्धति केवल अंग्रेज़ों ने सिर्फ क्लर्क पैदा करने के लिए शुरू की थी, जो कि आज भी वैसी ही है। इस शिक्षा पद्धति का श्रेय लॉर्ड मैकाले को जाता है, जिन्होंने उच्च पदों के लिए अंग्रेज़ों और निम्न स्तर के पदों के लिए इस प्रकार की शिक्षा पद्धति अपनाई कि भारतीय उच्च पदों के लिए तैयार न हो सकें। यह प्रणाली आज तक विद्यमान है और इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे देश में प्रतिवर्ष तकनीकी शिक्षा से युक्त इंजीनियर और चिकित्सकों की अपेक्षा क्लर्क कई गुना बनते हैं। इस संबंध में एक तथ्य साफ है कि हमारे देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या गरीबी में जी रही है, अतः तकनीकी शिक्षा महंगी पड़ती है और इसी कारण क्लर्क ज़्यादा बनते हैं। चेंज। आज की हमारी शिक्षा प्रणाली का मुख्य दोष है कि शिक्षा पद्धति व्यवसाय उन्मुख नहीं है। यदि शिक्षा पद्धति को व्यवसायोन्मुखी बनाया जाए तो इस देश की कायापलट हो जाए और वह अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों की श्रेणी में गिना जाने लगे। उदाहरणार्थ, यदि आज एक विद्यार्थी को मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात या स्कूली समय से ही व्यवसायोन्मुखी किसी कार्य में दक्ष किया जाए तो उसकी शिक्षा स्नातक स्तर की समाप्त होते ही वह उस कार्य विशेष में दक्ष होने के कारण वह अपना स्वयं का रोजगार प्रारंभ कर सकता है। इस संबंध में सरकार ने प्रयास भी किए और कई योजनाएं भी शुरू की गई हैं, जैसे इंदिरा गांधी स्वराज रोजगार योजना, जवाहर रोजगार योजना। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा रोजगार योजना शुरू की गई है, जो कि शिक्षित युवाओं को बैंकों के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराती है, ताकि यदि किसी व्यक्ति को व्यवसाय प्रारंभ करने में पूंजी की समस्या आ रही है तो इसके द्वारा दूर की जा सकती है। सरकार ने शिक्षा को व्यवसायोन्मुखी बनाने
में जूनियर टेक्निकल स्कूल और पॉलीटेक्निकल कॉलेज शुरू किए हैं। चेंज महोदय, हमारी शिक्षा प्रणाली का एक और दोष है। दिन प्रतिदिन बच्चों के वस्तुओं का बोझ बढ़ता जा रहा है। उससे उनके मस्तिष्क पर उस अनुपात से लाभ तो प्राप्त नहीं हो रहा है, अपितु बचपन से ही शारीरिक रूप से उन्हें कमज़ोर किया जाता है। इस संबंध में कुछ दिनों पूर्व एक शिक्षाविद ने अपनी सिफारिशें दी हैं कि बच्चों के वस्तुओं का वजन कम किया जाए और गृह कार्य आदि करने के कार्य से मुक्ति दिलाई जाए। चेंज आज के ही दैनिक अखबार में हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने भी कहा है कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण होने के कारण कानून के क्षेत्र में भी अपेक्षित स्तर के लोगों का भी अभाव है। विश्व में सभी देश किसी न किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं और समस्या को हल भी किया जाता है। इसी प्रकार हमारे देश में शिक्षा प्रणाली में दोष हैं। इस संबंध में इसे दूर करने के प्रयास किए भी जा रहे हैं। जैसे आजकल कई स्कूलों में टंकड़ कंप्यूटर आदि की शिक्षा दी जाती है। हमारे देश की शिक्षा प्रणाली में दोष अधिक हैं, परंतु कुछ गुण भी हैं। जैसे भारतीय शिक्षा संस्कार से परिपूर्ण होती है, जो भारत देश के लिए गर्व की बात है, जो देशभक्ति की प्रेरणा देती है। आज हमारे देश की शिक्षा पद्धति के कारण ही विश्व में डॉक्टर और इंजीनियरों का बोलबाला है, जो कि अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी जैसे देशों में उच्च स्थानों में विराजमान हैं। यह हमारी शिक्षा प्रणाली की देन है। हिंदी भाषा का निर्माण न होकर यह एक क्रमिक विकास के रूप में आने वाली भाषा है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाने के कारण देवभाषा मानी जाती है। प्राचीन काल से प्रचलित संस्कृत भाषा से अधिकांश भाषाएं उत्पन्न हुई हैं, परंतु जहाँ तक हिंदी का प्रश्न है, वह संस्कृत का ही एक सुथरा हुआ रूप है। हमारा देश विभिन्न विदेशी आक्रांताओं द्वारा रौंदा गया, परंतु वह इस देश की सभ्यता व संस्कृति को नहीं मिटा सके। इसका श्रेय यदि किसी चीज़ को जाता है तो वह है हमारी हिंदी भाषा, जो कि प्रत्येक भारतवासी के मन में अपनी गहरी पैठ बनाए हुए है। क्रमिक विकास के रूप में आज हमारे सामने हिंदी एक परिष्कृत भाषा और राजभाषा के रूप में विद्यमान है। स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, आज स्वतंत्र भारत में जब हिंदी इस देश की राष्ट्रभाषा घोषित हो चुकी है, अब
संघर्ष अथवा विरोध का समय नहीं रहा। आज का समय ठोस रचनात्मक कार्य का समय है। मैं जानता हूँ संघर्ष करना कठिन है, परंतु उसी एकाग्रता से रचनात्मक कार्य करना उससे भी कहीं अधिक कठिन है। यह भी स्पष्ट है कि संघर्ष के बाद यदि रचनात्मक कार्य नहीं होता तो संघर्ष की उपादेयता ही लुप्त हो जाती है और जो सफलता प्राप्त की गई हो उसकी सार्थकता संकट में पड़ जाती है। इसलिए रचनात्मक कार्य के समय को वास्तविक परीक्षा का समय माना जाता है, जिसमें उन सभी सिद्धांतों, उद्देश्यों और आदर्शों की पूरी परख होती है जिनका सहारा लेकर संघर्ष को जीवित रखा गया हो। हिंदी के हितैषियों और साहित्य सेवियों के लिए अब यही समय है। मैं कह सकता हूँ कि शायद पहले कभी उन पर इतना गंभीर दायित्व नहीं आया था जितना कि अब हिंदी के राष्ट्रभाषा बनने से आया है। समस्त राष्ट्र ने सर्वसम्मति से हिंदी भाषा का जो मान किया है और हमारे संविधान ने उसे जो स्थान दिया है वह हम सबके लिए एक सद्भावनापूर्ण चुनौती के समान है। यह निर्णय एक प्रकार से सभी हिंदी भाषियों और साहित्यिकों में विश्वास के प्रस्ताव के समान है। इस आदर को हम कैसे निभाएं जिससे विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं के बोलने वाले प्रतिनिधियों द्वारा किए गए उक्त निर्णय के औचित्य को सिद्ध कर सकें। यह एक गंभीर प्रश्न है जिस पर सभी हिंदी सेवियों को विचार करना चाहिए। चेंज हिंदी साहित्य सम्मेलन बहुत बड़ी संस्था है जिसके निर्माण में इस देश के अनेकों यशस्वी विद्वानों और देशभक्तों ने योग दिया है। मैं समझता हूँ कि यद्यपि सम्मेलन की स्थापना हिंदी के प्रचारार्थ हुई थी, इसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषाओं के प्रचार का कार्य भी अपने हाथ में ले लेना चाहिए। इससे एक और हिंदी और दूसरी भाषाओं में पारस्परिक आदान प्रदान बढ़ेगा और दूसरी ओर सम्मेलन का आधार भी अधिक व्यापक हो जाएगा। मेरे विचार से यह कार्य राष्ट्रीय साहित्य, हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य सम्मेलन तीनों के हित की दृष्टि से उचित होगा। बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन ने जिसके रजत जयंती समारोह के उद्घाटन
के लिए आपने मुझे आमंत्रित करने की कृपा की है। 25 वर्षों से भी अधिक समय पूर्व सार्वजनिक कार्यक्षेत्र में पदार्पण किया था। इस राज्य के सभी लोग सम्मेलन की सेवाओं से भली भांति प्रकार परिचित हैं। मैं आशा करता हूँ कि यह रजत जयंती समारोह इस राज्य के साहित्य सेवियों को और अधिक बल देगा, जिससे वे साहित्य की समृद्धि द्वारा और हिंदी तथा अहिंदी प्रदेशों के बीच पूर्ण सद्भावना का वातावरण तैयार करके इस राज्य के लोगों की ही नहीं बल्कि देश भर की सेवा कर सकेंगे। मेरे विचार से हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि करके और सभी भाषा भाषियों के साथ सद्भावनापूर्ण संबंध बनाए रखकर हम अपने कर्तव्य का पालन कर सकते हैं। कम से कम इस ओर सबका ध्यान आकर्षित हो चुका है। स्टार्ट। महोदय, आज मनुष्य का स्वार्थी बनना उसकी प्रवृत्ति के साथ साथ परिस्थिति भी है। इस श्रेणी का व्यक्ति भावना से उतना ही कार्य करना चाहता है जितने में स्वयं का भला हो। ऐसे व्यक्ति का ध्येय स्वयं की उन्नति है। अपनी चाहत और इच्छा ही सर्वोपरि है। इसे प्राप्त करने के लिए यथाशक्ति प्रयास कर्म करते हैं। समाज का एक व्यापक भाग इस प्रवृत्ति के हैं। साम दाम दंड भेद के हर तरह के गुण से संपन्न होते हैं और वास्तव में देखा जाए तो वे बहुत सीमा तक अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल होते हैं और अपने सामने वाले की शक्ति के अनुसार अपना रंग बदलते हैं। यह मनुष्य दिल से बहुत कम और मस्तिष्क से ही जीते हैं। ऐसे लोग सिर्फ समाज के साथ साथ अपनी प्रवृत्ति का प्रयोग अपने परिवार नाते रिश्तेदारों में भी करते हैं। यहाँ तक कि पति पत्नी माता पिता अपनी संतान से भी करते हैं। ज़मीन जायदाद विवाह आदि के मामले में यह आम रूप से देखे जाते हैं। उचित अनुचित का ख्याल इनके दिमाग में तो आता है, परंतु वे उसकी भी उपेक्षा कर देते हैं। ये लोग जीवन को अपने स्वार्थ के अनुकूल परिभाषित करते हैं। कहीं मीठे बोलना तो कहीं खट्टा, कहीं लड़कर तो कहीं पैरों पर गिरकर अपना कार्य कर ही लेते हैं। इनके लिए जीवन जुआ है। चेंज दूसरे वर्ग में इनके बराबर मगर कुछ कम संख्या में विद्यमान हैं। वे हैं दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, जिन्हें अपना स्वार्थ तो पूरा करना ही है,
साथ ही दूसरों की हानि करना है। कई एक मामले में यहाँ तक कि सिर्फ दूसरों की हानि ही करना, जिसमें इनसे कोई वास्ता ही नहीं, ऐसे लोगों के संपर्क समाज के बड़े लोगों से, बदमाशों से बहुत ही घनिष्ठ होते हैं। एक गुण इनका इतना प्रशंसनीय होता है कि जिसे हर वर्ग को सबक लेनी चाहिए, वह है संगठन बनाने का गुण। दूसरों को सताना, अत्याचार करना इनके रगों में होता है। ऐसे लोग हृदय विहीन व पूर्णतया से जीते हैं। धर्म, कर्म, ईश्वर इनके लिए कोई अर्थ नहीं रखता। अपने से सशक्त व्यक्ति के आगे या अपनी विपरीत परिस्थिति में यह अस्त्र बन जाता है। हर एक सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यकलाप में यह बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते नज़र आते हैं। इनके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है। समाज इनके सामने झुका रहता है। चैन महोदय इनके लिए जीवन ताकत है। ये जीवन को छल के रूप में परिभाषित करते हैं। सफलता इनके कदम चूमती है जब तक जीते हैं शान से, परंतु अंत बड़ा ही भयानक होता है। परंतु दिखावा तो पल दो पल का ही ज़्यादातर होता है। चेंज तीसरे वर्ग में समाज के भावावेशी लोग आते हैं। इनकी संख्या इन दोनों से कम परंतु बहुमत में ही होते हैं। प्राय ये असफल प्रताड़ित होते हैं। इनका मस्तिष्क मन एकाग्रचित नहीं रहता। ये ईश्वरवादी होते हैं परंतु अध्यापन इनके लिए अपनी कमज़ोरी पर आवरण का ही काम करती है। इनका जीवन इनके कर्म पर नहीं वरन भाग्य पर आधारित रहता है। ऐसे लोग सबसे ज़्यादा मेहनत व संघर्ष करते हैं। इनके लिए ये कहा जाए कि खेती ये करते हैं और काटता कोई और है तो गलत नहीं। वास्तव में समाज का यही वर्ग है जहाँ से पाप और पुण्य जन्म लेते हैं और पलते हैं। यही वह वर्ग है, वह धरातल है जहाँ सब खड़े होते हैं। ये प्राय दिल से जीते हैं। मस्तिष्क इनका शून्य कहें तो अतिशयोक्ति न होगी। चेंज जैसे ईंट के भट्टे में खंजर टेढ़ा खूब पका निकलते हैं जिन्हें नीब में डाला जाता है। यह तबका वही है। समाज का सबसे असफल वर्ग यही है जिन्हें सफलता या तो मिलती नहीं या मिलती है तो इनके पास नहीं रहती। इनका पूरा जीवन दुविधा में गुजर जाता है। ये न स्वयं के लिए ही कारगर सिद्ध होते, न परिवार न समाज के लिए। बस इनका स्थान कुरुक्षेत्र के मैदान की
तरह है, जहाँ हर अस्त्रों का प्रयोग लोग अपने अपने तरीकों से करने को स्वतंत्र होते हैं। ये सफलता की रस्सी को सांप समझकर और सांप को जीव हत्या की दुविधा में पड़कर छोड़ देते हैं। पूरा जीवन पाप पुण्य, भला बुरा, उचित अनुचित, कर्तव्यहीनता के बारे में सोचते बिता देते हैं। इनकी जिंदगी उत्तरदायित्व, कर्तव्य, घुटन, बोझ आदि शब्दों में ही उलझी रहती है। समाज का यह वर्ग जिनके द्वारा किए गए प्रयास या भूल या कार्य से जहाँ समाज एवं परिवार के अन्य लोग व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से लाभान्वित होते हैं, वे स्वयं में एक असफल व्यक्ति के रूप में जीते हैं। वास्तव में जीवन इनके लिए संघर्ष है, जहर है जो पीना है। स्टॉप।